हेलो दोस्तों, मैं नरेश कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही में पदस्थापित हूँ। आज अपन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के डेफिनेशन पार्ट पर चर्चा करेंगे, जिसका पहली जो डेफिनेशन है वो है जमानतीय और अजमानतीय अपराध, वेलेबल और नॉन वेलेबल ऑफेंसेज। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि सीआरपीसी के अंतर्गत अपराधों को दो भागों में बांटा गया है। जमानत के आधार पर अपराधों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो जमानतीय वेलेबल ऑफेंस, एक अजमानतीय नॉन वेलेबल ऑफेंस। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जमानतीय अपराध, वेलेबल ऑफेंसेज। तो जमानतीय अपराध की डेफिनेशन सीआरपीसी के अंतर्गत सेक्शन 2 के अंतर्गत दी गई है, जिसमें अपन ये देखते हैं कि जमानतीय अपराध में मतलब जमानतीय वेलेबल ऑफेंस जो है, जमानतीय अपराध से अभिप्राय ऐसा अपराध जो इस संहिता के प्रथम अनुसूची के अंतर्गत जमानतीय अपराध के रूप में घोषित किया गया है, और या फिर जो तत्सम प्रवृत्त विधि द्वारा जमानतीय अपराध घोषित किया गया हो। या तीसरा जो पार्ट है वो है अजमानतीय अपराध से भिन्न कोई अपराध। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि ऐसा कोई अपराध हो जो सीआरपीसी के प्रथम अनुसूची के अंतर्गत उसको जमानतीय अपराध बताया गया हो या माना गया हो, या फिर जिस समय वह जमानत पर व्यक्ति छूटता है या जमानत के लिए आवेदन करता है, उस समय प्रवृत्त विधि के अंतर्गत, उस समय जो लॉज प्रचलन में थे उसके अंतर्गत उसको जमानतीय अपराध माना गया हो, या फिर अजमानतीय अपराध से भिन्न जितने भी अपराध होते हैं वो जमानतीय अपराध कहे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन जमानतीय अपराध जो है वेलेबल ऑफेंस, वो सीआरपीसी के सेक्शन 436 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो ऐसे मामले जिनमें अभियुक्त का ये राइट है कि वो कुछ औपचारिकता को पूरी करने के बाद में जमानत पर छूट सकता है, और वो है जमानत पर छूटने का उसका संवैधानिक अधिकार है, वो अधिकार के रूप में अपनी जमानत पर छोड़ने के लिए दावा कर सकता है। और इसके बाद में जो गैर जमानती अपराध है, नॉन वेलेबल ऑफेंस, वो सीआरपीसी के सेक्शन 437 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो इसकी सीआरपीसी के सेक्शन जो डेफिनेशन पार्ट है उसके अंतर्गत डेफिनेशन नहीं दी गई है, लेकिन अपन इतना कह सकते हैं कि जमानतीय अपराध से भिन्न सभी अपराध गैर जमानतीय या अजमानतीय या नॉन वेलेबल ऑफेंस की श्रेणी में आते हैं। तो सेक्शन 437 को देखने पर यह पता चलता है कि जमानत पर छोड़ा जा सकेगा। इसमें जो शब्दावली का प्रयोग किया गया है सेक्शन 437 के अंतर्गत, इसमें छोड़ा जा सकेगा मतलब जमानत पर छोड़ना या ना छोड़ना पूरी तरह से कोर्ट के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया गया है कि न्यायालय यदि सेटिस्फाई है, यदि संतुष्ट है कि अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना चाहिए या नहीं छोड़ा जाना चाहिए, तो कोर्ट इस चीज़ के लिए स्वयं निर्णय ले सकता है। तो गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर छोड़े जाने का जो अधिकार के रूप में इसको नहीं कह सकता है कि व्यक्ति ये अधिकार के रूप में नहीं कह सकता है कि मुझे जमानत पर छोड़ा जाना मेरा अधिकार है। कोर्ट चाहे तो अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करके अजमानतीय अपराधों में या गैर जमानती अपराधों में भी अभियुक्त को जमानत पर छोड़ सकेगा। इसके बाद में
सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इम्पोर्टेंट मामला था मोतीलाल वर्सेज मध्य प्रदेश राज्य 1976। तो इसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर जो थे वो जूरी के जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब जो थे वो बेंच के मेंबर थे, जिनका यह इस मामले में यह निर्णित किया गया है कि अजमानतीय मामलों में भी गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाना एक अधिकार है और नहीं छोड़ा जाना एक अपवाद है। तो गैर जमानती अपराधों में जमानत तभी नामंजूर करना है जब कि राज्य के हित में ऐसा किया जाना उचित है। तो अपन यह कह सकते हैं कि जो मोतीलाल वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए थे उसका उसका जो डायरेक्शन था वो यही था कि व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाना एक सामान्य नियम, मतलब गैर जमानती मामलों में भी अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना एक सामान्य नियम है और नहीं छोड़ा जाना एक अपवाद के रूप में उसको अपन कह सकते हैं। तो वो कौन सी दशाएं हैं जिनमें गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने का अधिकार मिल जाता है, वो ऐसी कौन सी दशाएं हैं, परिस्थितियां हैं जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने का अधिकार मिल जाता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे जब अपराध जो है वो जमानतीय हो तो उसमें अभियुक्त जमानत के लिए अधिकार के रूप में मांग कर सकता है। दूसरा जो है जब विहित अवधि में अन्वेषण पूरा न हो, सेक्शन 167 सीआरपीसी के अंतर्गत, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए जो समय दिया गया है वारंट मामले और समन मामलों के अंतर्गत, यदि उसके अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है तो उसमें अभियुक्त जमानत के लिए आवेदन कर सकता है या ये उसके लिए ग्राउंड बन जाता है कि उसको जमानत पर छोड़ा जाए। तीसरा है जब अभियुक्त कोई स्त्री हो या 16 वर्ष से कोई कम आयु का कोई व्यक्ति हो तो उसमें भी अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जा सकेगा। जब गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अयोग्य व्यक्ति हो या रोग से पीड़ित हो तो उसको भी 437 के अंतर्गत जमानत पर छोड़ा जा सकेगा। जब विचारण अजमानतीय अपराध के संबंध में हो और जमानतीय अपराध होना पाया जाए, तो इसका मतलब ये है जब विचारण जो ट्रायल है वो अजमानती अपराध के लिए की जा रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरीज के बाद ये पता चलता है कि मामला जमानतीय है तो उसके अंतर्गत अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाता है। और जब वारंट मामले का विचारण 60 दिन में पूरा न हो तो भी सेक्शन 437 के अंतर्गत अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जा सकता है। तो अपन ये देख सकते हैं कि जो अभी वर्तमान समय की जो मांग है वो यही है कि व्यक्ति जो है, अपराधी जो है, वो एक तरह से पेशेंट माना जाता है, मतलब बीमार व्यक्ति माना जाता है, इसलिए उसके व्यक्तिकरण मतलब उसका रिफॉर्मेटिव मतलब उसका सुधारात्मक जो सिद्धांत है जूरिस्प्रूडेंस का वो अभी प्रचलन में चल रहा है, क्योंकि अभियुक्त जो व्यक्ति होता है वो अपराध करने के पीछे या आपराधिक कार्यों में लिप्त होने के पीछे उसके लिए बहुत सारी परिस्थितियां उत्तरदायी होती है। तो किस परिस्थिति में उसने अपराध किया है और अपराधी का जो बैकग्राउंड है वो किस तरह से है, वो सारी चीज़ देखने के बाद में ये डिसाइड कर सकते हैं, कोर्ट ये देखेगा कि जमानत पर छोड़ना या नहीं छोड़ना उसके हित में है या अहित में है, या राज्य के हित में है या राज्य के अहित में है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए
कोर्ट का ये विवेकाधिकार है कि वो जमानत पर अभियुक्त को छोड़े या ना छोड़े। तो छात्रों, आज हम इतना ही इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियोज अपन डिस्कशन करेंगे वो अपन नेक्स्ट चैप्टर CRPC का पढ़ाएंगे। थैंक यू।